आज का जो कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे उस कंसेप्ट के अंदर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेंगे। अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब फोर्स देख लिया। कूलम्ब फोर्स के बाद हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस देखी, इक्विलिब्रियम के सारे न्यूमेरिकल्स देखे, सारे कंसेप्ट देखे। सिंपल पेंडुलम के लिए हमने लामिस थ्योरम देखा लास्ट लेक्चर के अंदर, और लामिस थ्योरम किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो होगा ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड के अंदर कंप्लीट किया है। सो नेक्स्ट वन इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब ये जो कंसेप्ट था आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर नॉर्मली हमने सिंपल पेंडुलम की कंडीशन अप्लाई की थी। अगर किसी भी पार्टिकल को हमने एक पॉइंट के साथ अटैच किया और इस पॉइंट से हमने L डिस्टेंस की दूरी पे हमने एक पेंडुलम को फिक्स किया, मतलब अगर हमने मान लिया कि ये वाला पॉइंट जो हमारा फिक्स पॉइंट होगा, इससे हमने R डिस्टेंस के ऊपर एक पेंडुलम को फिक्स किया। अब हमें इस पेंडुलम को इतनी वेलोसिटी बाहर से अप्लाई करनी है, मतलब इतना फोर्स देना है कि ये पेंडुलम ऑसिलेट करे। तो ऑसिलेशन के लिए हमने कंडीशन कौन सी देखी थी? अगर ये हम मान ले कि ये पूरा कंप्लीट सर्कल, ये वाला पॉइंट होगा हमारा पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट होगा ए, ये वाला पॉइंट हमारा सी। अगर √3gl जितनी स्पीड हमने दी तो पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंचेगा। वहां से पेंडुलम यहां वाली कंडीशन पे, मतलब बी के अपोजिट कंडीशन पे पहुंचेगा, यहां से अगेन ये वाली कंडीशन। तो ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी अगर हमने उस पेंडुलम को √3gl जितनी वेलोसिटी बाहर से प्रोवाइड करवाई। तो इस पेंडुलम का बी पॉइंट पे यहां ये उसका फाइनल पॉइंट होगा, यहां से ये पेंडुलम पूरा ऑसिलेट करेगा। अगर इसी पेंडुलम को हमें सर्कुलर मोशन करना होगा, सर्कुलर मोशन करवाना होगा, तो हमें कितनी स्पीड देनी होगी? तो सबसे पहली चीज ए टू बी पॉइंट पे जाएगा पार्टिकल, तो यहां पे इस कंडीशन के अंदर टेंशन होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg। इस वाले पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा। देन अगर पार्टिकल को हमने फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स की वजह से पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंचा, तो उसकी टेंशन की वैल्यू थोड़ी डिक्रीज होगी। अब बी टू सी में जैसे पहुंचेगा तो टेंशन की वैल्यू मिनिमम होगी, मतलब सी पॉइंट के ऊपर अगर टेंशन 0 हुआ तो ये पार्टिकल डायरेक्ट लिखे पेंडुलम सीधा नीचे गिर जाएगा। तो हमें यहाँ पे इसी कंसेप्ट को यूज करना है। अगर ये कंडीशन हमने सिंपल पेंडुलम के लिए एक्सेप्ट की, तो सिंपल पेंडुलम को अगर हमने √5gl जितनी स्पीड बाहर से प्रोवाइड करवाई, तो ये पेंडुलम पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा √5gl, जो आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी स्टडी किया था। सो अगर हमने यहाँ पे कंडीशन, अगर हमने इसमें थोड़ा ट्विस्ट किया कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा सेंटर पॉइंट O, यहाँ पे हमने एक चार्ज को चिपकाया R दूरी पे, A पॉइंट के ऊपर भी हमने एक और चार्ज को लाया, चार्ज Q। मतलब हमने इस कंडीशन में, इस पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर एक नए फोर्स को इंट्रोड्यूस किया। दोनों चार्ज के बीच का फोर्स कितना हुआ? Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पे अगर हमने कूलम्ब फोर्स को इंट्रोड्यूस किया तो हमें फाइनल मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है कि ये पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। तो अब इस कंडीशन में मिनिमम स्पीड कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। सो सपोज हमने माना कि ये पार्टिकल इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, यहां से हमने स्पीड दी, तो इस वाले पार्टिकल के ऊपर ये टेंशन होगा, यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन में होगा mg, और ये वाला चार्ज, और यहां से ये वाला चार्ज यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे होगा Fe, और आगे जाएगा पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा। अगर इस वाली कंडीशन पे पहुंचा और हमें अगर सर्कल कंप्लीट करना होगा तो टेंशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? टेंशन 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है? सबसे पहली चीज, अगर टेंशन 0 हो गया तो ये पार्टिकल डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, मतलब इस दोनों पार्टिकल के बीच में इतना रिपल्सिव फोर्स होगा कि पार्टिकल ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा।
तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर सर्कल को कंप्लीट करना होगा तो इस पॉइंट के ऊपर, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर टेंशन की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 0 होनी चाहिए। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। सो अगर टेंशन की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 0 होगी तब जाके ये पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। अब अगर पार्टिकल सी पॉइंट पे पहुंचा तो टेंशन की डायरेक्शन होगी इस वाली, इसी डायरेक्शन में और एक फोर्स होगा mg। अगर ये पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा तो दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स होगा Fe और दूसरा फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो दोनों की वैल्यू अगर हम लिखे, फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला होगा kq²/r² प्लस mv²/r और v की डायरेक्शन ये वाली होगी। सो पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा तो इस स्पीड से बाहर निकलेगा वो। तो ये कंडीशन हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में स्टडी की थी। सिर्फ हमने नई चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की, वो है चार्ज। अगर चार्ज इंट्रोड्यूस होगा तो कूलम फोर्स इंट्रोड्यूस होगा। तो कूलम फोर्स की वजह से हमने यहाँ तक मूवमेंट किया। अब इससे आगे जाने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो अब यहाँ से अगर हमने फोर्स को बैलेंस किया तो हमें कंडीशन मिलेगी kq²/r² प्लस mv²/r, जिसको बैलेंस करेगा t प्लस mg। सो t इज इक्वल टू क्या होगा, kq²/r² प्लस mv²/r माइनस mg। अगर ये क्रिटिकल कंडीशन पे होगा, अगर सर्कल कंप्लीट करना होगा तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से हमें मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो अगर हमें यहां से mv² को रिमूव करना होगा तो हमने 11th स्टैंडर्ड में जब ये कंसेप्ट स्टडी किया था तब भी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया था। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हमने सिर्फ चार्ज पार्टिकल रखा है। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक वर्क डन होगा टेंशन की वजह से, एक वर्क डन होगा mg एंड थर्ड वर्क डन होगा Fe। सो T, mg एंड Fe। सो वर्क डन ड्यू टू टेंशन प्लस वर्क डन ड्यू टू mg प्लस वर्क डन ड्यू टू Fe which is equal to डेल्टा के। अब टेंशन की डायरेक्शन, यहाँ पे टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ये वाली डायरेक्शन, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब cos 90 which is equal to 0। देन प्लस mg। अब mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा, मतलब पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक किया, यहां से यहां तक। तो पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2r। और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, पार्टिकल गया अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे जो होगा फोर्स इज एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट प्लस Fe। तो दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा आउटवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट होगा इस वाली डायरेक्शन में, अगेन परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट which is equal to डेल्टा के। तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। सो F एंटी पैरेलल टू cos 180 means -1, फोर्स होगा mg एंड डिस्प्लेसमेंट होगा -2r। सो माइनस mg into 2r which is equal to डेल्टा के हाफ mv² minus हाफ mu²। तो अगर हमने यहां से mv² को सब्जेक्ट बनाया तो mv² इज इक्वल टू क्या होगा, mu² माइनस mg इंटू 4r। ये इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू अगर हमने 1 में सब्स्टिट्यूट की तब हमें फाइनल कंडीशन मिलेगी kq²/r²
प्लस mv स्क्वायर के प्लेस पे हमने अप्लाई किया 1/r एज इट इज, mv स्क्वायर के प्लेस पे mu स्क्वायर माइनस mg इंटू 4r, देन माइनस mg ग्रेटर और इक्वल 0। अब यहां से हमें u मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। सो ये होगा k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस mu स्क्वायर बाई r माइनस r से r कट तो माइनस 4mg माइनस mg ग्रेटर और इक्वल 0, ये पूरा टर्म होगा माइनस 5mg। सो k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस mu स्क्वायर बाई r माइनस 5mg ग्रेटर और इक्वल 0। सो mu स्क्वायर बाई r ग्रेटर और इक्वल, ये टर्म वहां पे जाएगा प्लस 5mg माइनस kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर, यहां से m एंड r वहां पे जाएगा तो u स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल, r को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 5mgr, m को डिवाइड किया डिवाइड बाय m, माइनस r को मल्टीप्लाई किया kq स्क्वायर इंटू r बाई r स्क्वायर, m को डिवाइड किया इंटू m। सो u स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल m से m कट 5gr माइनस r से r कट kq स्क्वायर बाय mr। सो u की वैल्यू होगी ग्रेटर और इक्वल 5gr माइनस kq स्क्वायर बाय mr। ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल, ये एक्चुअली ये एमसीक्यू आपको पूछा जा चुका है जेई में। सो पहली चीज आपको याद रखनी है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए बेसिक कंडीशन। अगर हमें पूरा सर्कल कंप्लीट करना होगा तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए टेंशन की वैल्यू, टेंशन एट क्रिटिकल कंडीशन ग्रेटर एंड इक्वल 0 होना चाहिए। देन अगर हमने यहाँ पे दोनों पोजीशन पे चार्ज को अप्लाई किया तो दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब यहाँ पे हमने कूलम्ब फोर्स को इंट्रोड्यूस किया। टेंशन T एज इट इज, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये होगा Fe। तो कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स अगर यहाँ पे ऐड होगा, अगर हमने इस चार्ज को यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पे हमने मान लिया सिंपल पेंडुलम, तो पेंडुलम के लिए कंडीशन थी यहाँ पे √5gr, बट हमें यहाँ पे जो कंडीशन मिली वो 5gr माइनस kq स्क्वायर बाय mr, मतलब हमें जो वेलोसिटी जो फाइनल फाइंड आउट करनी है वो √5gr से भी कम होगी। कितनी कम होगी ये, अगर हमने यहाँ पे कूलम्ब फोर्स को इंट्रोड्यूस किया था, हमें ये फाइनल कंडीशन यहाँ पे मिलेगी। सो इस वाली कंडीशन पे अगर चार्ज पार्टिकल पहुंचा तो यहाँ से सिंपल ऑसिलेशन होगा, बट ये दोनों चार्ज पार्टिकल हमारे सेम नेचर के, मतलब रिपल्सिव फोर्स होगा। इसके बाद अगर ये पार्टिकल को हमने यहां तक पहुंचाया, मतलब इस वाली पोजीशन से हमने इस वाली पोजीशन तक पहुंचाया, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 2r, r प्लस r। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2r होगा। इस कंडीशन में इस पार्टिकल के ऊपर कितने फोर्स अप्लाई होंगे, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो kq स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सेकेंड फोर्स होगा इस वाले डायरेक्शन में mv स्क्वायर बाय r, मतलब सेंट्रीफ्यूगल। देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो होगा ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल टेंशन T, और ये चार्ज पार्टिकल के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। सो T प्लस mg इज इक्वल टू दिस फोर्स kq स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय r। तो यहां से हमने ये मिनिमम कंडीशन कैलकुलेट की। अब इस कंडीशन से अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें सबसे पहले mv स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा। जैसे हमने मैकेनिक्स में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया था, इन द सेम वे यहाँ पे भी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया। कौन सी कंडीशन के लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ, तो ड्यू टू टेंशन एंड ड्यू टू Fe हमें टोटल वर्क डन कितना मिलेगा, 0। सिर्फ mg की वजह से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, बिकॉज mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और पार्टिकल गया यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में। सो mg एंड डिस्प्लेसमेंट 2r।
180 डिग्री, तो ये माइनस mg इंटू 2r विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो mv स्क्वायर का यहाँ से हमें फाइनली एक स्टेप मिला जो यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने सिर्फ मैथमेटिक्स अप्लाई किया सिंपल फॉर्मुलेशन से और हमें फाइनल आंसर मिला u ग्रेटर और इक्वल √5gr minus 8q square by mr। So please take a screenshot, then we will start new concept। So अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब जैसे ये हमने मैग्नीट्यूड के टर्म अभी तक जितने भी स्टडी किए और जितने भी कंसेप्ट अभी तक देखे, सिर्फ हमने Q1 Q2 का आर्ट्स को एक फॉर्मूला देखा। अब जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है, इट मींस कि वेक्टर कंडीशन वेक्टर फॉर्म होगा बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हमें डायरेक्शन के साथ फोर्स को लिखना होगा तो हम किस कंडीशन में, किस डायरेक्शन में और कैसे उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज वेक्टर फॉर्म से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जा सकते हैं। सो वेक्टर फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिकॉज ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आएंगे जहां पे आपको कंपलसरी वेक्टर फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट देखे वहां पे हमने सिर्फ 2D कंडीशंस देखी, 2 डायमेंशन। हमने XY कंडीशन पे या एक प्लेन के अंदर हमने चार्जेस को रखा और सारी कंडीशन हमने कैलकुलेट की। बट अगर हमें 3D कंडीशन गिवन होगी तब हमें 3D कंडीशन में कंपलसरी वेक्टर फॉर्मेशन, वेक्टर फॉर्म आपको यूज करना होगा। सो वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम। सो नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब हमने मान लिया कि XY प्लेन के अंदर X एंड Y प्लेन के अंदर एक चार्ज है Q1 और यहां पे हमने एक चार्ज मान लिया Q2। अब Q1 एंड Q2 चार्ज, इस दोनों चार्ज के बीच में कोई ना कोई सेपरेशन होगा। अगर दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन, तब कूलम्ब फोर्स अप्लाई होगा। अगर हमें कैलकुलेट करना है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट चार्ज ऑन Q2 बाय Q1, देन ये हमारा चार्ज Q2 हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे Q2 के ऊपर Q1 ने कितना फोर्स अप्लाई किया। सो अगर हमें मैग्नीट्यूड पता होगा तो मैग्नीट्यूड का तो डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हमारा मैग्नीट्यूड का सिंपल कंसेप्ट। अगर हमने Q1 का फोर्स Q2 के ऊपर अप्लाई करना है तो ये हमने मान लिया वेक्टर R। इस फोर्स की डायरेक्शन कहां पे होगी, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी ये वाली, मतलब फोर्स की डायरेक्शन अगर हमें लिखनी होगी तो फोर्स की डायरेक्शन होगी अलोंग R। अब वेक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने इनिशियली 11th स्टैंडर्ड के अंदर जब वेक्टर स्टडी किया था तब हमने स्टडी की थी, तब हमने समझी थी और उसको हमने उस चैप्टर के अंदर, उस कंसेप्ट के अंदर यूटिलाइज भी की थी। सो वेक्टर की एक कंडीशन हमें पता है कि अगर हमारे पास 3i प्लस 4j वेक्टर है, अब 3i प्लस 4j इसका मतलब क्या होगा, 3 इन x डायरेक्शन प्लस 4 इन y डायरेक्शन। ये तो बेसिक चीज है। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज हमने मान लिया 10, मतलब 10 मैग्नीट्यूड और हमारे पास वेक्टर की डायरेक्शन मतलब उस क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी 3i प्लस 4j। अगर हमें इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होगा तो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा 10 इंटू 3i प्लस 4j अपॉन √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर हमें 3i प्लस 4j के अलोंग किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अगर 10, तो 10 इंटू जिस वेक्टर के अलोंग हमें कैलकुलेट करना है वो वेक्टर हमें गिवन है 3i प्लस 4j,
मतलब 10 इंटू 3i प्लस 4j अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको हमने नॉर्मली लिखा था 10 3i के प्लस 4j के, मतलब 10 के साथ अगर हमने डायरेक्शन को जोड़ा तो हमें टोटल वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इसी वेक्टर क्वांटिटी का ये जो पार्ट होगा ये हमारा यूनिट वेक्टर होगा। अगर हमें r डायरेक्शन के अलोंग मतलब r के अलोंग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम वेक्टर फॉर्मेशन इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे कि F21 विच इज इक्वल टू KQ1 Q2 मोड r स्क्वायर r के, ये हमने r के अलोंग डायरेक्शन भी शो की। तो यहां से ये वेक्टर फॉर्म सबसे इजी, मतलब हमने डायरेक्टली किसी फोर्स को डायरेक्टली डायरेक्शन दे दी, वो डायरेक्शन कौन सी होगी r के अलोंग। तो इतना सिंपल टर्म हम वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे इम्प्लाई कर सकते हैं। सो फाइनल टर्म होगा हमारा F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये पूरा मैग्नीट्यूड का टर्म इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी r के अलोंग, ये हमारा सिंपल टर्म। अगर इसी r कैप को, इसी वेक्टर को हमने स्टडी किया था, r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर। सो इसी को अगर हमने रिप्लेस किया तो F21 विच इज इक्वल टू होगा KQ1 Q2 अपॉन मोड ऑफ r क्यूब r वेक्टर। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन। अगर आपको वेक्टर की वेक्टर फॉर्म याद रखना है तो हम ये वाला फॉर्मेशन याद रखेंगे, KQ1 Q2 बाय मोड r क्यूब इनटू वेक्टर r। सो बेसिक डेफिनेशन for the force in vector form, so F21 is equal to KQ1 Q2 upon mod r cube into r vector। ये सिंपल चीज हमें याद रखनी है। हमने बुक के अंदर एनसीईआरटी में ये चीज पढ़ी थी, इसी फॉर्मेशन का दूसरा फॉर्म, मतलब ये जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है इसी को हमने किसी दूसरे तरीके से भी लिखा। हमें बुक में ये दिया था कि सपोज ये Q1 की वैल्यू, मतलब Q1 चार्ज पोजीशन वेक्टर r1 पे दिया, ये Q2 चार्ज हमें दिया है R2 के ऊपर, मतलब Q2 का पोजीशन वेक्टर R2, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1। तो R की वैल्यू क्या होगी, तो R की वैल्यू होगी R2 माइनस R1। इसी को अगर हमने रिप्लेस किया तो F21 मिलेगा हमें KQ1 Q2 बाय R2 माइनस R1 होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1। ये हमारी बुक की डेफिनेशन। बट अगर आपको कंसेप्चुअली और किसी भी एमसीक्यू के लिए वेक्टर फॉर्म सिंपली याद रखना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। सो रटने वाला फॉर्मूला ये होगा F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन मोड r क्यूब इनटू वेक्टर r। अब एक चीज R2 माइनस R1 यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करेगा और ये r यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करेगा, सेम चीज यहाँ पे, ये दोनों चीज हमारी सेम होगी। अगर हमें वेक्टर एडिशन पता होगा तो हमें ये चीज याद रखनी है कि इस फॉर्मूला के अंदर r कैप, ये जो हमारा वेक्टर r है उसका हेड कहाँ पे होगा, तो इस डायग्राम के अंदर हमें वेक्टर r का हेड कहाँ पे दिखेगा, Q2 के ऊपर। वेक्टर r का हेड होगा सेकेंड चार्ज के ऊपर, वेक्टर r का हेड होगा सेकेंड चार्ज के ऊपर, या फिर सबसे प्रॉपर टर्म होगा वेक्टर r का हेड होगा जिस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो वेक्टर r का हेड कहाँ पे होगा, जिस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। इफ हमने मान लिया कि we have 2 coulomb charge at 2, 3, 4 and 3 coulomb charge at 5, 6, 7, then calculate force on 3 coulomb by 2 coulomb। सो 3 coulomb के ऊपर हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगेन क्वेश्चन प्रॉपर्ली आपको ये सोचना है कि हमने किस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। मतलब अगर हमने यहाँ पे Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो R वेक्टर का हेड होगा Q2 के ऊपर, ये एक चीज हमें याद रखनी है। अगर हमें ये दिया होगा कि 2 coulomb चार्ज एट 3, 4, 5 and 3 coulomb charge at 5, 6, 7, then calculate force on 3 coulomb by 2 coulomb। 3 coulomb के ऊपर हमें 2 coulomb के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स कैलकुलेट करना है। तब हम R वेक्टर का हेड कहां पे रखेंगे, 3 coulomb के ऊपर। जिस चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है उस चार्ज के ऊपर हमें R का हेड रखना है।
एक चीज याद हो गई। अब किसी ने ये पूछा कि अगर सर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हुए, मतलब अगर Q1 हमारा पॉजिटिव, Q2 हमारा नेगेटिव होगा, तो हमारे फोर्स की डायरेक्शन अलोंग आर होगी या अलोंग माइनस आर होगी? बिकॉज ये Q1 प्लस ये Q2 माइनस, तो ये फोर्स F21 जो ये वाली डायरेक्शन में था वो ये वाली डायरेक्शन में हो जाएगा, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स। तब हमें उस कंडीशन में फोर्स की डायरेक्शन अलोंग दी आर लेनी है या अलोंग दी माइनस आर। तो उसका सोल्यूशन, ये फॉर्मूला तब भी सही होगा जब अगर हम यहाँ पे चार्ज को उसके साइन के साथ याद रखें। अगर हमें यहाँ पे Q1 Q2 एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गिवन होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी अलोंग माइनस आर। अलोंग माइनस आर को अगर हमें इस फॉर्मूला में सेट करना होगा तो Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, इस फॉर्मूला में डायरेक्टली नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें F21 की डायरेक्शन कहां पे मिलेगी? आर, नेगेटिव आर के अलोंग। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रखने वाला फॉर्मूला ये होगा। अगर F21 पूछा जाएगा तो F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन मोड R क्यूब इंटू वेक्टर R। वेक्टर R का हेड होगा, जिस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है उस चार्ज के ऊपर R का हेड होगा। सेकेंड चीज, अगर हमें यहाँ पे अनलाइक चार्जेस गिवन होंगे तो हमें चार्ज की वैल्यू उसके साइन के साथ रखनी है। अगर हमें दोनों नेगेटिव चार्ज दिए होंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माइनस माइनस प्लस। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव गिवन होगा तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव माइनस, तो फोर्स की वैल्यू आर के अलोंग नहीं होगी, माइनस आर के अलोंग होगी, जो यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगा। सो ये वाला फॉर्मूला जिसमें ये चीज याद रखनी है, Q1 Q2 की वैल्यू साइन के साथ रखनी है, ये चीज याद रखनी है आपको। सेकेंड चीज आर, ये जो वेक्टर आर है उसका हेड कहां पे होगा? हेड होगा जिस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। जिस चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है उस चार्ज की तरफ इसका हेड पुट करेंगे। ये दो कंडीशन के साथ ये फॉर्मूला आप किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो। सो इसी के बेस पे हम आगे न्यूमेरिकल्स एक एग्जांपल देखेंगे। सो पहली चीज, अगर आपको कूलम्ब फोर्स वेक्टर फॉर्म में याद रखना होगा तो आप फॉर्मूला कौन सा याद रखोगे? F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन मोड R क्यूब इंटू वेक्टर R। वेक्टर R का हेड होगा जिस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है उस चार्ज के ऊपर। सेकेंड थिंग, Q1 Q2 की वैल्यू हम ऑलवेज साइन के साथ रखेंगे, तो सारी कंडीशन फुलफिल होगी और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। सो बेसिकली हमारा R होगा ये Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस, बट हमारी बुक के अंदर ये R1 R2 पोजीशन वेक्टर के साथ अगर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो ये हमारा फाइनल फॉर्मेट होगा। ये हमने बुक में पढ़ा, ये हमने लॉजिकली अपनी रखने के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी फॉर्मूला के साथ हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट। तो ये फॉर्मूला हमें किस तरह यूज हो सकता है, किस तरह हम इसको यूज करेंगे, ये सारे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन से जेई के क्वेश्चन तक हम पूरा सॉल्व करेंगे। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स।